आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और कल फाइनली वो दिन है जो बच्चे एक साल से तैयारी करते हैं बैंक पीओ के लिए। इस ऐसे तो बैंक पीओ का बहुत सारा एग्जाम है, एसबीआई या फिर एलआईसी डबल ईओ का भी जो जॉब है वो भी बैंक पीओ का जॉब से अच्छा है या फिर उसके लेवल का एग्जाम है। लेकिन स्पेशली आईबीपीएस पीओ के लिए बच्चे एक साल से तैयारी करते हैं, एक दिन से वेट करते हैं, एक साल से। तो कल का एग्जाम फाइनली वो दिन है जब बहुत सारे बच्चों का, देखो इंटरव्यू बाकी रहेगा अगर कल का एग्जाम निकाल लेंगे तो, लेकिन 90% बच्चों का ड्रीम पूरा हो जाएगा कल के एग्जाम को लेकर। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कल करना क्या है। लेकिन एक स्टूडेंट से बेहतर स्ट्रैटेजी कोई नहीं बना सकता, ना हम ना कोई और टीचर। तो एक स्टूडेंट का स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट होता है। लेकिन जितना भी मैंने एक साल से तैयारी करवाया है, जितने बच्चों का एग्जाम निकला है, उसके बेस पर मैं बताऊंगा कल क्या गलती नहीं करना है आपको। ठीक है, अच्छे से इस वीडियो को देखना, या फिर आपके रिलेटिव, आपका भाई बहन जिसका भी एग्जाम है, प्लीज उसको एक बार ये वीडियो दिखाओ, हो सके कुछ हेल्प हो जाए। अगर अच्छा ना लगे तो प्लीज आप स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। फाइनली वो दिन है जब आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम है, जब बहुत सारे बच्चे एक साल से इंतजार करते हैं, तैयारी करते हैं। तो फटाफट मैं बताऊंगा कल के एग्जाम में आपको करना क्या है। ठीक है, और वो भी प्रूफ के साथ, फैक्ट के साथ। पहले मैं आपको ये बात बता दूं, हमारे चैनल को एक साल हुआ है। ठीक है, इस बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ मेंस, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम निकला है। ऐसे नहीं बोलूंगा कि हमारे चैनल से ही पढ़कर उन्होंने एग्जाम निकाला है। अगर बच्चे पढ़े ना, ज्ञान देना तो बहुत आसान है, बहुत सारे टीचर ज्ञान दे सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब तक एक बच्चा मेहनत नहीं करेगा तब तक तो एग्जाम बच्चा क्या कोई नहीं निकाल सकता, भगवान भी नहीं निकाल सकते हैं अगर वो मेहनत ना करे तो मेहनत सब कुछ डिपेंड उस स्टूडेंट्स के ऊपर ही होता है। लेकिन हाँ, टीचर का काम होता है गाइडेंस देना, क्या गलती नहीं करना है कल के एग्जाम के दिन, क्या चीज नेग्लेक्ट करना है, वो सिर्फ एक टीचर ही बता सकता है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, एक स्ट्रैटेजी एग्जाम का एक स्टूडेंट से अच्छा कोई नहीं बना सकता, वो आप खुद हो। लेकिन मैं बताऊंगा करना क्या है। देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देखना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ मेंस या प्री का तो बहुत सारा एग्जाम हमारे चैनल से बच्चों लोगों ने निकाला है पढ़कर, या फिर मैं बात करूं कुछ स्ट्रैटेजी वीडियो भी देखकर, तो आप वो लिंक देख लेना। झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप उस वीडियो को देख लेना। या फिर जो बच्चे भी एग्जाम निकाले थे, वो बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उन्हें फील हो रहा होगा हाँ भैया से कुछ हेल्प हुआ है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, कल के एग्जाम में आपको करना क्या नहीं है। दो चीज मैं बस बोलूंगा, दो चीज, और ये बात मैंने एग्जाम से बहुत दिन पहले हर स्ट्रैटेजी वीडियो में बोला भी है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। आपको रियलाइज होगा हाँ ये चीज हो रहा है, तो ये चीज कल नहीं करना। अगर आप लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो एक बार आप एग्जाम दो इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए। जो पहला बात है, जो पहला वो है कट ऑफ। अब पहला है कट ऑफ, दूसरा है प्रेशर। अब देखो, सभी को पता है कट ऑफ देकर एग्जाम मत दो, मैंने भी बहुत बार बताया है, लेकिन मैं थोड़ा इसमें डिफरेंट बताऊंगा। प्लीज इस चीज को आप हो सके तो अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेना। काश इस वीडियो को कल जिनका एग्जाम हो देख लो यार एक बार, हो सके कुछ हेल्प हो जाए। ठीक है, पहले कट ऑफ देखो, 2015 का कट ऑफ कितना गया था, आईबीपीएस पीओ की बात कर रहा हूं, 82, 81, 80 के अप्रॉक्स मान लो। ठीक है, 16 का कट ऑफ कितना गया था, वो गया था 52.5, आप 52 मान लो। ठीक है, अब देखो जो बच्चे भी इस कट ऑफ को देखकर ये एग्जाम देने जा रहे हैं 16 वाला, वो क्या सोच रहे हैं, मुझे 80 से ज्यादा अटेम्प्ट करना है। मैंने पहले भी बताया है, लेकिन इस चीज में अलग बताऊंगा। प्लीज आप इस वीडियो को स्किप मत करना। देखो 17 वाला एग्जाम है। ठीक है, करना क्या है, जो बच्चे इस एग्जाम को देखकर एग्जाम देने जा रहे थे 16 वाला, वो क्या सोच रहे हैं कि मुझे इससे ज्यादा अटेम्प्ट करना है एट एनी कंडीशन, एट एनी हाउ। तो वो जो बच्चे 60 सही अटेम्प्ट कर रहे थे, वो क्या किए, 30 निगेटिव मार्किंग कर आ गए। उससे क्या हुआ, जब रिजल्ट बाहर आया, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन वो क्या देखे, कट ऑफ जो है 52.5 गया। ठीक है, अब वो क्या सोच रहे हैं,
और उनका नंबर कितना आया, वो नंबर स्कोर कितना किए, वो नंबर स्कोर जो कर रहे थे वो उनका स्कोर था 48, 49, 47, 44। क्यों ऐसा हुआ, क्यों? बिकॉज ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो ये चीज कर आ गए थे। वो गलती क्या की, इस एग्जाम पे उनका सारा फोकस नहीं था, उनका जो भी फोकस था इसके एग्जाम के ऊपर, उनका फोकस था इस एग्जाम पर। उनके माइंड में सिर्फ एक ही बात चल रहा था, इससे ज्यादा करना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में कट ऑफ तो हाई जाएगा ही जाएगा, कंपटीशन बहुत हाई है, कंपटीटर बहुत ज्यादा है। ठीक है, उनका थिंकिंग भी गलत नहीं था, लेकिन एक बात बताओ, जितना कुछ सीखे हैं, जितना मेरे अंदर एबिलिटी है, उस एबिलिटी के बेस के ऊपर एग्जाम देंगे ना, या फिर कट ऑफ देखकर एग्जाम दोगे? अब कट ऑफ मान लो 200 में 150 चला गया और आपको 150 आ ही नहीं रहा है, तो आप एग्जाम कैसे दोगे? बताओ, ये बात सोचने वाली बात है। तो जितना भी आप सीख रहे हैं, जितना भी इस पीरियड में लर्न किए हैं, प्री के बाद जितना भी आपने मेहनत किया है, स्पीड टेस्ट दिया है, उसके बेस पर ही एग्जाम देंगे ना कि कट ऑफ देखकर। अब देखो दूसरी बात यह है कि 16 वाले एग्जाम से ही पैटर्न सारा चेंज हुआ था, आप सभी को पता है। जैसे रीजनिंग में नॉर्मल हम लोग जानते हैं सिलॉस, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज वगैरह जो भी है रीजनिंग के टॉपिक, इस एग्जाम से 90% पैटर्न चेंज हुआ था। सिलॉक्स भी आ रहा था, रिवर्स सिलॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग भी न्यू पैटर्न के आ रहे थे। अब जो बच्चा एग्जाम देने जा रहा है वो क्या सोच रहा है, यार समझ ही नहीं आ रहा, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा था 1 साल से, 2 साल से, या बैंक का जो ट्रेंड देख रहा था इतने सारे एग्जाम का, ये पैटर्न टोटली डिफरेंट है। अब करे क्या? अब वो तो उसको आइडिया नहीं है करना कैसे, अटेम्प्ट कैसे करे। उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक चीज था, वो क्या था? वो ये था कि मुझे कट ऑफ 80 से अबव ही अटेम्प्ट करना है, किसी भी कंडीशन में कट ऑफ हाई जाएगा। 60 भी अटेम्प्ट कर क्या होगा, इससे तो ज्यादा नहीं हो पाएगा ना। तो 30 निगेटिव मार्किंग मारकर आ गया, वो चीज गलत था। देखो अब 17 में 99% चांसेस है कि पैटर्न को चेंज ना हो, लेकिन एक चीज फिक्स्ड है। क्या फिक्स्ड है? देखो, रीजनिंग या फिर मैं बात करूं मैथ का, बहुत हार्ड आएगा। आप आज ही एब्जॉर्ब कर लो अपने अंदर कि बहुत हार्ड आएगा, पक्का है। क्योंकि बीओबी का मैं बात करूं 17 वाला, तो उसको आप छोड़ दो, क्योंकि वो पेपर थोड़ा इजी था, लेकिन आईबीपीएस वाला पेपर हार्ड आएगा, श्योर हूं इस चीज को लेकर। क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छे लेवल का एग्जाम है, बैंक में टॉप ही है ना, तो उसका पेपर हार्ड आया था। आईबीपीएस, आरआरबी, पीयू मेंस का पेपर हार्ड आया था, हार्ड नहीं बोल सकते, लेकिन अबव एवरेज था। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये दो टॉपिक 90% क्या हार्ड आएगा, 99.9% हार्ड आएगा। अब देखो, अब इस चीज में, इसमें अगर आप 5 कर रहे हैं, इसमें भी 5 कर रहे हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं आ रहा है, छोड़ दो, नहीं करेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा तो किसी बच्चों को नहीं आएगा। ये मत सोचो कि मुझसे ही नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर आप प्री क्वालिफाई किए हैं, प्री क्वालिफाई कर मेंस में गए हैं, तो जरूर आपके अंदर कुछ क्वालिटी है यार। ये चीज तो आप एक्सेप्ट करो, अपने आप को उतना डल मत समझो कि नहीं मुझसे कुछ नहीं होगा। आपके अंदर जरूर कुछ क्वालिटी है, तभी तो आप इतने सारे बच्चों को पीछे छोड़कर इस स्टेट में आए हैं। कुछ तो क्वालिटी है ना आपके अंदर। तो अगर आपसे नहीं बना तो बाकी सारे बच्चों से भी नहीं बनेगा। लेकिन बाकी सारे बच्चे एग्जाम क्रैक कैसे करते हैं? देखो एक बात, अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो आउट ऑफ 100 2 या 3 बच्चे ही हैं जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है, या फिर बहुत उनका माइंड शार्प है, बहुत क्रिएटिविटी तो माइंड में है, ठीक है। लेकिन ये भी तो फिक्स्ड है ना कि आउट ऑफ 100 कम से कम 10 सीट तो होगा ही होगा। अगर 2-3 सीट इन बच्चों को दे भी दे, फिर भी 7 सीट खाली है। अब इस 7 सीट के लिए आपको लड़ना है बाकी सारे बच्चों से, और इस 7 सीट में से बाकी सारे बच्चे भी 5-5 कर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा तो बाकी सारे बच्चों को भी नहीं आएगा, तो ये 60 सीट मिलेगा किसको? देखो मैं बार बार बोल रहा था, ये तो फिक्स्ड है, ये तो टॉपिक बहुत हार्ड आने वाला है, ये आप एब्जॉर्ब कर लो। अब जो मेन टॉपिक था वो था करंट अफेयर। अगर आप इसमें 30 स्कोर कर लिए ना आउट ऑफ 40, तो आपके पास बहुत ज्यादा एज है। अगर बहुत सारे बच्चे यहां पर है मेंस एग्जाम में, तो आप यहां पर होंगे बहुत आगे।
ये बहुत बड़ा आपको एज देकर जाएगा। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप सही जगह से पढ़ते हैं, इस पर ज्यादा मेहनत करते हैं, ये नहीं कि मैं आज ही बोल रहा हूं, बहुत दिन से बोल रहा हूं, हर स्ट्रैटेजी वीडियो में बोलता हूं कि आप लोग इस पर वर्क कीजिए, इस पर आपका काम होना चाहिए, इस चीज पर, ना कि आप लोग सारे टॉपिक स्मार्ट स्ट्रैटेजी इसी को बोलते हैं। अब बाकी सारे बच्चे 20 ला रहे हैं, ठीक है, 20, 25, ठीक है, वो भी तो कर पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से पढ़ें और आपका स्कोर इतना है तो आप उस बच्चे से 5 या 10 नंबर आगे हो। और रीजनिंग मैथ में 5, 10 दोनों मिलाकर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है आने वाले एग्जाम में या फिर जितना भी एग्जाम हुआ 17 में, ये दोनों टॉपिक इतना डिफिकल्ट आ रहा है ना कि आपसे नहीं बन रहा है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया ऑलिव बोर्ड का स्पीड टेस्ट अच्छा है, बैंकर्स अड्डा का अच्छा है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, ठीक है, प्लीज आप लोग कोई पर्सनली मत लेना इस चीज को, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे। अब देखो ऐसा नहीं है कि बैंकर्स अड्डा का ही सारा पजल आता, सारा डीआई आता, कम से कम 1 लाख बच्चे तो स्पीड टेस्ट देते होंगे इन सब का। अब सीट आपके पास 1 लाख है नहीं, सीट कितना है, सीट है आपके पास 2000, 3000, 1 लाख बच्चे स्पीड टेस्ट दे रहे हैं, क्या सोचकर कि उसका स्पीड टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर ऐसा होता और उनके ही पजल, उनके ही रीजनिंग, उनके ही डीआई आते तो फिर भी मैथ का जो कट ऑफ है इतना जाता। सोचो यार, सोचो, सोचने वाली बात है। एग्जाम से पहले मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये सब चीज, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को कि कल के एग्जाम में आपको जितना आता है उतना ही करना है। अब रीजनिंग और मैथ के लिए करना क्या है, ध्यान से सुन लो। देखो ये भी चीज फिक्स्ड है कि रीजनिंग में पजल आएगा और मैथ में डीआई, ये 2 टॉपिक इस 2 सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ये भी तो फिक्स्ड है, थम्स अप। अब देखो रीजनिंग में सर्कुलर, लीनियर, फ्लोर या फिर बॉक्स, ये सारे पजल तो रहेंगे ही रहेंगे ना। मैं पहले भी बहुत बार जिक्र कर चुका हूं इन सब का। आपको मैंने बोला क्या था इससे 1 महीना 2 महीने पहले वाले स्ट्रैटेजी वीडियो में, जो बच्चे देखे होंगे वो कल का एग्जाम तो बिल्कुल अच्छे से देंगे ही, और बाकी सारे बच्चों का भी स्ट्रैटेजी अगर बहुत अच्छा हुआ तो बिल्कुल अच्छे से देंगे, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोल रहा था, आप कोई 2 पजल चूज कर लो, कोई 2 पजल इसमें से, या तो सर्कुलर लीनियर या तो फ्लोर लीनियर या फिर फ्लोर बॉक्स, कोई सा भी, आप उस पर वर्क करिए, उसके लेवल जितना भी हाई हो सके उस पर वर्क कीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है एग्जाम में आपके पास 10 या 20 मिनट है, बहुत टाइम है। 30-40 मिनट में अगर आप 2 पजल भी अच्छी से क्रैक कर लेते हैं ना, तो पता है आपका नंबर कितना होगा, 14 से 15 नंबर। ये बहुत बड़ा बात है। रीजनिंग में 14 से 15 नंबर अगर कोई बच्चा स्कोर करता है 2 पजल ही क्रैक कर इतने टाइम में, तो थम्स अप। या फिर एक चीज मैंने आपको और बोला था कि इसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। मैंने ऑलरेडी 5 वीडियो बनाकर रखा है और समझाया भी है लॉजिकल रीजनिंग को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज अभी सर्च मार लो लॉजिकल रीजनिंग सक्सेस की 98, आपको 4-5 वीडियो मिल जाएगा। या फिर हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट भी मैंने अलग से बना कर रखा है लॉजिकल रीजनिंग के लिए, अब देख लो एक बार, कुछ तो आइडिया हो जाए कल के एग्जाम के लिए। एक नंबर के लिए आपको लड़ना है। अगर आप कल 7, 8, 9, 10 नंबर भी अटेम्प्ट करते हैं ना, 10 क्वेश्चन भी रीजनिंग में, तो बहुत बड़ा है, सेफ साइड में हो, इस चीज को आप समझो। 70, 80, 100, 150 अटेम्प्ट कर कुछ नहीं होगा, ये चीज आप सोचो यार। अब देखो इसका बात हो गया, करना क्या है, मैथ की बात करता हूं। देखो आप अगर कोई डीआई का सेट देते हैं तो आप खुद रियलाइज करते होंगे, जब आप इतने दूर तक पहुंच गए हैं तो आप खुद रियलाइज करते होंगे कि एक डीआई में 1 से 2 क्वेश्चन बहुत इजी होता है, 2 क्वेश्चन कैलकुलेटिंग, और 1 क्वेश्चन ऐसा होता है जो बनता ही नहीं है हर सेट में। एक सेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम सेटेड, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कल के एग्जाम में भी एक सेट में 2 क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा, नहीं, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर रहेंगे जो डुएबल है, आप कर सकते हैं और आपके पास टाइम भी बहुत ज्यादा है। तो अगर एक सेट में वो 2 क्वेश्चन निकाल लिए, फिर दूसरा सेट में 2 क्वेश्चन, फिर तीसरा डीआई के सेट में 2 क्वेश्चन, ऐसे करते करते अगर आप 7-8 क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं ना, तो आपका जो नंबर है मैथ में, स्कोर जो है वो 12 से 13 होगा, जो सेफ साइड है, ठीक है। याद रखिएगा ये मेरी ये बात,
ये ऐसा मत करिएगा कल के एग्जाम में कि एक सेट को अच्छे से पढ़ें, वहां से 2 क्वेश्चन हो गया, अब आपके माइंड में ये चल रहा है कि मैं पूरे डीआई के थीम को समझ गया हूं और बाकी 3 क्वेश्चन भी कर सकता हूं, और उस क्वेश्चन को करने लगे नहीं बना, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, माइंड में प्रेशर भी आ रहा है, अब फंसते जा रहे हो, फंस जाओगे। तो करना क्या, टाइम दो, आप टाइम दो, लेकिन हर सेट से 2 क्वेश्चन कर आप पिक करते जाओ। 6 से 7 क्वेश्चन कल के एग्जाम में आपको करना है, पिक करना है, सेफ साइड। पहले सेव हो जाते हैं, फिर इसके बाद ट्राई करेंगे ना, पहले सेफ हो जाओ, ठीक है। रीजनिंग और मैथ के लिए कल के एग्जाम में आपका स्ट्रैटेजी यही होना चाहिए। अब मैं बात करूं इंग्लिश का, देखो अच्छे से सुनना, बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश में डर लगता है। मैंने बहुत दिन से आर्टिकल क्लोज टेस्ट अपने वेबसाइट पर करवा रहा था, किस लिए? मैं बार बार बोल रहा था कि आप आर्टिकल द हिंदू से पढ़ो। क्यों मैं हर वीडियो में आपको ये बात क्यों समझा रहा था? वो इसलिए क्योंकि अगर आप एक आर्टिकल की थीम को पढ़कर समझने लगे, अगर वो प्रैक्टिस हो गई रेगुलर बेसिस पर, तो एग्जाम में पैसेज बहुत बड़ा रहेगा, ये भी तो कंफर्म है। अगर आप एक पैसेज को पूरा पढ़कर उस थीम को समझने लगे, तो उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है 7 और 8, अगर आप उसमें 4 और 5 क्वेश्चन भी सही सही करते हैं, तो और एक पैसेज को अगर आप 20 मिनट भी देते हैं ना, और 4-5 क्वेश्चन भी सही सही करते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यह देखा गया है कि इंग्लिश में 3-4 नंबर कटअप जा रहा है, पेपर बहुत हार्ड रह रहा है। और दूसरी बात, क्लोज टेस्ट के अलावा फ्रेज रिप्लेसमेंट, पैसेज के अलावा फ्रेज रिप्लेसमेंट, क्लोज टेस्ट, एरर्स या फिर डबल फिलर्स, अगर ये आ जाए तो पहला जरूर काम आप ये करना, आप ये मत सोचना कि क्लोज टेस्ट आया लगे करने। अक्सर बच्चे फंस जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक बार आप इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ना, एक बार कि इंस्ट्रक्शन बोल क्या रहा है, क्योंकि क्लोज टेस्ट तो रहेगा, रहता ही है, डबल फिलर भी रहता है, लेकिन वो थोड़ा घुमा देता है, समझ में नहीं आता है। तो एक बार आप इंस्ट्रक्शन को सही से पढ़ना कि क्लोज टेस्ट में करना क्या है। अब बच्चे लोग को लगता है कि 4 ऑप्शन है, एक पिक करना है और बगल में एक डैश के बगल में एक ऑप्शन रहता है। तो एक बार आप अच्छे से पढ़ो इंस्ट्रक्शन को कि करना क्या था। अगर इंग्लिश में आप 7 से 8 सही सही स्कोर करते हैं, टाइम बहुत ज्यादा है, बिल्कुल अपने पेशेंस बनाई रखिएगा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, जितना भी सीखे हैं इतने दिन में उसके बेस पर एग्जाम देना है कल, ठीक है, ना कि दूसरे के बातों को सुनकर, ये मत करिएगा। तीसरा बात, अब देखो आपके पास प्रेशर, ये आपको बहुत डाउन ले जाएगा। अब मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, ऐसे यहां पर खड़ा होकर वीडियो में ज्ञान तो बहुत लोग दे सकते हैं, मैं भी ज्ञान दे ही रहा हूं, लेकिन आप इस चीज को रियलाइज करो। मैं चाहता हूं, कल का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल का एग्जाम निकल गया ना, तो विश्वास मानिए, बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं जो बहुत गरीब फैमिली से, अगर आपका एग्जाम निकल गया तो 90% तो श्योर है कि आपका बैंक में हो जाएगा। बैंक में होने का मतलब आप समझते हैं, आपका लाइफ सेव हो जाएगा, आपका साथ साथ आपकी फैमिली का। तो बहुत बड़ा एग्जाम है कल का, तो इस एग्जाम को थोड़ा सीरियस लो और देखो प्रेशर क्या रोल प्ले करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि 100% देंगे, आप चाहकर भी 100% नहीं दे पाएंगे। आप कितना दोगे? 80 से 70%। ये 30% कौन खा गया? ये 30% खा गया आपका प्रेशर। होता क्या है, मान लो आपका एग्जाम बहुत गंदा चला गया, बहुत बेकार, इतना बेकार कि आप सोचे भी नहीं थे, तो एग्जाम के बाद ये प्रेशर चल जाएगा। अब आपके माइंड में क्या आएगा? बहाना। फैमिली फोन करेगा, हेलो कैसा गया एग्जाम? हाँ एग्जाम ठीक गया, अच्छा गया है, 90-100 अटेम्प्ट किए, यही बोलोगे ना। अब आप एग्जाम का वेट करोगे, कहीं नाम आ जाए, अटेम्प्ट तो ज्यादा किए, लेकिन श्योर नहीं हो, कॉन्फिडेंस नहीं हो अपने अटेम्प्ट को लेकर, क्योंकि आपने निगेटिव मार्किंग किया है, ठीक है। तो उसके बाद तो एग्जाम के बाद तो प्रेशर चला गया, एग्जाम भी खराब चला गया, प्रेशर रहता है उसके बाद? नहीं रहता है। तो प्रेशर काम क्या कर रहा है? देखो एग्जाम का प्रेशर तो सबके ऊपर होता है, लेकिन इस चीज को जो हैंडल कर पाएगा ना, वही कल निकल पाएगा। छोड़ दो यार प्रेशर को। ऐसा भी आपने बहुत सारा एग्जाम दिया होगा जो प्रेशर को लेकर क्या हुआ। एग्जाम्पल, जो बच्चे भी बैंक के स्टार्टिंग करते हैं, बैंक का प्रिपरेशन का स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग में 1 या 2 एग्जाम तो आउट ऑफ 100 80% बच्चे ऐसे देते ही होंगे जो 70-80 अटेम्प्ट कर आते हैं और सोचते हैं कहीं ना कहीं हो जाए, लेकिन नाम आता है? किसी का नाम नहीं आता है।
99.9% केसेस में नाम नहीं आता है। क्यों? वो उम्मीद लेके बैठते हैं, अटेम्प्ट तो ज्यादा किए हैं, हो सके आ जाए, 30-40 ही तो निगेटिव मार्किंग से है, बाकी तो सही किए, आता नहीं है। तो कहने का मतलब है जितना आता है उतना कीजिएगा। मैं बार बार बता चुका हूं रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश और करंट अफेयर के लिए कल कैसे करना है। और करंट अफेयर का मैं नोट्स अपने वेबसाइट पर भी डाल दिया था successkey98.in पर, और बता भी दिया था कि बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से किस पोर्शन से कितना नंबर आएगा। जो बच्चे मेरे चैनल से नए जुड़े हैं उन्हें शायद ना पता हो, आप लोग लेट से जुड़े हैं, लेकिन जो बच्चे बहुत दिन से मुझे फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनको ये बात पता है। और मैंने हाई लेवल पजल और डीआई भी अपने तरफ से बेस्ट दिया था अपने वेबसाइट पर। उम्मीद करते हैं कल आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सो प्लीज कल का एग्जाम बिल्कुल अच्छे से आप लोग दीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा तो लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, बिकॉज इससे रिलेटेड मैं सारे वीडियो बनाता रहता हूं, या फिर रीजनिंग के हो, मैथ के हो, इंग्लिश के हो, करंट अफेयर के हो, जो भी एग्जाम के हो। सो आज के लिए आप सभी को का थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। कल का एग्जाम बिल्कुल अच्छे से देना आप लोग।